फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेडिकेम का फर्स्ट टॉपिक, जो कि है एंटी हिस्टामाइन एजेंट, जो कि अपना 5th सेमेस्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो पहले स्टार्ट करते हैं एंटी हिस्टामाइन एजेंट, जिसमें देखेंगे कि आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, देखेंगे फिर हिस्टामाइन क्या रहता है, उसकी डेफिनेशन, फिर बाद में देखेंगे हिस्टामाइनिक रिसेप्टर्स, फिर हिस्टामाइन के बारे में उसके स्ट्रक्चर कैसा रहता है, फिर बाद में उसको अपोज करने के लिए एंटी हिस्टामाइंस, और फिर बाद में आखिर में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामाइन। और आज की वीडियो में हम ये पूरा कवर करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। हिस्टामाइन, अभी हिस्ट का मतलब रहता है टिश्यू, और अमाइन तो पता ही आपको, अमाइन मतलब NH ग्रुप। तो इसमें देखते हैं अभी हिस्टामाइन फंक्शन एज अ मीडिएटर ऑफ hypersensitivity phenomenon and tissue injury reaction। अभी हिस्टामाइन इज प्रेजेंट इन स्टोरेज ग्रैन्यूल्स ऑफ मास्ट सेल, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, मास्ट सेल के अंदर। टिश्यू रिच इन हिस्टामाइंस आर स्किन, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, लंग्स, लीवर, प्लेसेंटा। मतलब ये वर्साटाइल है, मतलब बहुत जगह पे ये प्रेजेंट रहता है। अभी फिर देख लेते हैं कि एंटी हिस्टामाइनिक एजेंट मतलब क्या रहता है। और एंटी मतलब अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट रहेगा, हिस्टामाइन के अगेंस्ट। आर दी ड्रग्स दैट एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ हिस्टामाइन। तो देखते हैं हिस्टामाइन का डेफिनेशन देख लेते हैं। हिस्टामाइन इज बीटा इमिडाजोल इथाइल अमाइन which is biosynthesized by decarboxylation of basic amino acid histidine and degrades rapidly by oxidation and methylation। वही मतलब हिस्टिडीन ये रहता है, हिस्टिडीन जो रहता है वो अमोनिया एसिड रहता है, और इसके अंदर क्या रहता है, ये रहता है इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट रहता है, और ये रहता है अल्फा बीटा, ये कार्बन की पोजीशन दी है हमने, ये अल्फा और ये बीटा, और इसमें क्या लगा रहता है, COH ग्रुप और NH2 ग्रुप, मतलब अमाइन भी लगा रहता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी। अगर हमने इसका डीकार्बोक्सिलेशन कर लिया, मतलब CO2 अगर रिमूव कर दिया, तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगा, और हमारा फॉर्म हो जाएगा हिस्टामाइन। ये अमाइन रहेगा, यहाँ पे अल्फा बीटा, और यहाँ पे क्या रहेगा, इमिडाजोल रिंग, मतलब किसमें, बीटा पोजीशन पे लगा रहेगा ना इमिडाजोल रिंग, इसलिए यहाँ पे बीटा इमिडाजोल इथाइल अमाइन ऐसा लिखा गया है। फिर बाद में क्या है, इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1911 बाय बर्गर एंड, मतलब ये जो हिस्टामाइन था वो किसने आइडेंटिफाई किया था, बर्गर एंड डेल में, और कब, 1911 के अंदर। फिर बाद में लिख लेते हैं हिस्टामाइन इज इन एक्टिव ओरली बिकॉज लीवर डिग्रेड्स और द हिस्टामाइन दैट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद वो कहाँ से डिग्रेड हो जाता है, लीवर के अंदर ही डिग्रेड हो जाता है, इसलिए हिस्टामाइन ओरली इनएक्टिव रहता है। फिर बाद में देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टामाइन। हिस्टामाइन का ये स्ट्रक्चर है, हमने तो देखा कि इमिडाजोल रिंग है और बीटा पोजीशन पे लगा रहेगा, इसलिए हम इसे बीटा इमिडाजोल इथाइल अमाइन कहते हैं। तो अभी देख लेते हैं हिस्टामाइन इज composed of an imidazole ring and ethyl amide side chain in which the methylene group are designated as alpha and beta. The side chain beta CH3 group attached to the 4th position of imidazole। इमिडाजोल का हम नंबरिंग कैसे देंगे, 1 2 3 4, और कहाँ पे लगा रहेगा फिर 4th पोजीशन के अंदर, यही लिखा गया है इधर। इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो फाउंड इन हाई इन मैमेलियन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हमने पहले क्या देखा था कि वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, टिश्यूज़ के अंदर, जैसे कि स्किन के अंदर, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, लंग, लीवर, प्लेसेंटा। और फिर यहाँ पे क्या लिखा गया है कि और ये प्रेजेंट कहाँ पे रहता है, मैमेलियन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर भी ज़्यादा करके प्रेजेंट रहता है। आप देखते हैं हिस्टामाइन रिसेप्टर्स। हिस्टामाइन के रिसेप्टर के 4 टाइप रहते हैं, H1, H2, H3 और H4, जिसमें से अभी देख लेते हैं पहले H1 का लोकेशन, मतलब प्रेजेंट कहाँ रहेगा, स्मूथ मसल्स ऑन वस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स इन हार्ट एंड CNS। याद रखने का कि हार्ट के अंदर CNS और वस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स और स्मूथ मसल्स के अंदर। और इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन मतलब ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, और इंक्रीज गट मोटिलिटी। अभी देखते हैं H2 कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, गैस्ट्रिक पैरेंटल सेल, वस्कुलर स्मूथ मसल,
न्यूट्रोफिल्स, CNS, हार्ट एंड यूटेरस। ये याद कर लेना कि H1 और H2 जो है वो स्मूथ मसल, CNS और हार्ट, ये तीनों में कॉमन रहने वाला है, सिर्फ इसका फंक्शन अलग रहेगा। इसका जो इफेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, इंक्रीज इन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन और वैसोडायलेशन। इसमें क्या था, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन था, और इसमें क्या होने वाला है, वैसोडायलेशन, मतलब जो वेसल्स रहेंगी उसकी साइज बढ़ने वाली है। ये इसका फंक्शन है। अभी देखते हैं H3 कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, CNS में भी, वो भी कहाँ पे, थैलेमस, क्यूडोटा, न्यूक्लियस एंड कॉर्टेक्स। ऑल्सो इन इंटेस्टाइन, टेस्टिस एंड प्रोस्टेट टू ए स्मॉल एक्सटेंट, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड में भी रहता है लेकिन कम अमाउंट में, ज़्यादा करके कहाँ रहता है, CNS, इंटेस्टाइन और टेस्टिस के अंदर। और इसका फंक्शन क्या है, इनहिबिशन ऑफ सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ हिस्टामाइन, मॉड्यूलेट्स द रिलीज ऑफ 5-HT, डोपामाइन, NAD, ACH एंड गाबा इन CNS। ये सब जो रहते हैं, डोपामाइन, NAD, ACH एंड गाबा, ये सबको क्या करता है, मॉड्यूलेट करता है। फिर देखते हैं H4 कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इम्यून सिस्टम एंड मास्ट सेल। बस वही मास्ट सेल, मतलब आपको तो पता था कि मास्ट सेल जो हिस्टामाइन रहता है वो मास्ट सेल में प्रेजेंट रहता है, तो ये प्रेजेंट कहाँ पे रहने वाले हैं, इम्यून सिस्टम और मास्ट सेल के अंदर। और इसका फंक्शन क्या है, इम्यूनोमॉड्यूलेशन, मतलब जो इम्यून सिस्टम में जो भी चेंजेस होने वाले हैं, मतलब इम्यून सिस्टम का यूज़ करने वाले हैं, वो हम इसलिए उससे नाम दिए गए है इम्यूनोमॉड्यूलेशन। फिर बाद में देखते हैं एंटी हिस्टामाइन मतलब क्या रहने वाला है, फिर हिस्टामाइंस के अगेंस्ट काम करने वाले, मतलब एन एंटी हिस्टामाइनिक एजेंट प्रिवेंट्स द प्रोडक्शन और रिलीज ऑफ दिस ऑटोकॉइट बाय इनहिबिटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ सेंसिटाइज मास्ट सेल एंड बेसोफिल टू स्पेसिफिक एंटीजन। अगर हमने एंटी हिस्टामाइन अगर मास्ट सेल पे मतलब प्रोवाइड कर दिए तो हिस्टामाइन बनने ही वाला नहीं है, तो इसका फंक्शन ऐसा रहता है। फिर बाद में देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामाइन, H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट और H3 एंटागोनिस्ट। H1 एंटागोनिस्ट क्या रहता है, दिस क्लासिकल एंटी हिस्टामाइन्स ब्लॉक द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हिस्टामाइन यूज्ड इन एलर्जिक डिसऑर्डर, मतलब जो एलर्जिक डिसऑर्डर रहते हैं उसके अंदर ये एंटी हिस्टामाइन ब्लॉक कर देंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ हिस्टामाइन को। तो इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है H1 एंटागोनिस्ट का, डाइफिनाइहाइड्रामाइन, डॉक्सिलामाइन, डाइफिनाइल पायरालिन। अभी देखते हैं H2 एंटागोनिस्ट, सिमेटिडिन, रैनिटिडिन एंड फेमोटिडिन आर H2 एंटागोनिस्ट रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक HCl सिक्रेशन एंड यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर डिसीज। मतलब ये समझ लेना कि गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसके अंदर क्या करने वाले हैं, रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक HCl सिक्रेशन, वही मतलब एसिडिटी ज़्यादा होने नहीं देगा, और यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर डिसीज ऑल्सो। बाद में देखते हैं H3 एंटागोनिस्ट, thiopyrimidine is an H3 antagonist regulating histamine release from histaminergic neuron of CNS by presynaptic autoregulation ऑटोरेगुलेटरी मैकेनिज्म। मतलब जो प्री साइनेप्टिक का जो ये रहता है, मतलब प्री साइनेप्टिक से लेके फिर बाद में साइनेप्टिक तक अपना रिस्पॉन्स जाता है, तो ये कहाँ पे कॉज करने वाले हैं, प्री साइनेप्टिक पे, और कौन से मैकेनिज्म से, ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू बी यूज थेराप्यूटिकली, मतलब ज़्यादा करके इसे यूज़ नहीं किया जाता है, थेराप्यूटिकली नहीं ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऐसे स्पेशल सिचुएशन आती है, मतलब जैसे कि सीरियस ज़्यादा सिचुएशन आती है, तभी H3 एंटागोनिस्ट यूज़ किया जाता है। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।